वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। अगर आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो 2027 के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एनालाइज करके बताने वाली हूँ JEE के 2026 के सारे ड्राइंग PYQ। साथ में ही हम सबको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी करेंगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरह का लास्ट ईयर का पेपर आया था, ड्राइंग पेपर, उसको किस तरीके से सॉल्व करना था, और तुम चाहो तो साथ में बैठ के बना भी सकते हो। ओके, तो विदाउट मच इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम फर्स्ट अटेम्प्ट से शुरू करते हैं। JEE का 2026 का फर्स्ट अटेम्प्ट जो था, उसमें जो पहला क्वेश्चन आया था वो ये आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक पिक्चर दी गई है। जो ये पिक्चर है वो बुलंद दरवाज़ा का है और इसे बनाने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो सिंपली आपको इस पिक्चर को एनालाइज करना था। और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि फ्रंट एंगल से फ़ोटो ली गई है। लेकिन कई बारी बिल्डिंग्स ऐसे भी आते हैं जो कि एंगुलर होते हैं, जैसे कि जो लास्ट ईयर था 2025 में इंडिया गेट का पिक्चर दिया गया था, वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये फ्रंट एंगल से दिया गया है, तो कोई पर्सपेक्टिव का उतना ज़्यादा यूज़ है नहीं। बट इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रख सकते हैं बनाते समय कि आप प्रेजेंटेशन अच्छा करो, साथ में ही जो चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम मत दो, बहुत ही डिटेल्ड वर्क है। तो ये डिटेल्ड वर्क है उसको बहुत सारा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम कम होता है, 30 मिनट में बनाना होता है। तो अगर हम बहुत डिटेल वर्क करेंगे तो हमारा सारा टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं आती है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, बोला गया है कि ड्रॉ अ ब्यूटिफुल स्केच ऑफ अ ट्रेन स्टेशन ऑफ अ विलेज वेयर देयर इज अ ट्रेन स्टैंडिंग एंड पैसेंजर्स आर बोर्डिंग द ट्रेन फ्रॉम द स्टेशन। There are few vendors selling food and stuff. Use suitable color of your choice. ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है क्वेश्चन में कि आपको एक रेलवे स्टेशन बनाना है रूरल एरिया का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये स्केच है, इसी का सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेन बनाया गया है और रूरल एरिया दिखाने के लिए थोड़ा सा हमने ड्रेसिंग पे काम किया और पेड़ वगैरह पे काम किया कि रूरल एरिया दिखे। ठीक है, साथ में ही नाम भी हमने रखा है हाजीपुर विलेज, जिससे कि रूरल एरिया लगे। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं कि कुछ लोग ट्रेन पे चढ़ रहे हैं, कुछ लोग उतर रहे हैं। ठीक है, साथ में ही कुछ वेंडर्स जो हैं वो कुछ बेच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो फूड एंड स्टफ्स बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे एक चाय बेचते हुए अंकल जी को दिखाया है। पीछे भी आप स्नैक स्टोर देख सकते हो, और ये चीज़ें तो मेंशन है क्वेश्चन में। इसके अलावा जितनी चीज़ें मेंशन नहीं है उसको फुलफिल करने के लिए कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी मैं आगे तुम्हें इसका सोल्यूशन दिखाऊंगी ड्रॉ करते हुए, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, बट बेसिक आपको ऐसे ही सोल्यूशन बनाना है। ओके, ठीक है, कि क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सबको हम ऐड करें और कोशिश करें कि प्रेजेंटेशन अच्छी हो, एक प्रॉपर कलर थीम हो। चाहे तो आप अपनी तरफ से, मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें डिफरेंट कलर्स यूज़ करने हैं। यहाँ पे ब्लू का मेन टोन है और थोड़ा पिंक यूज़ करा गया है। आप चाहते तो बहुत सारे कलर भी इस्तेमाल कर सकते थे, चाहे एक कलर भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है यूज़ कलर ऑफ योर चॉइस, तो कोशिश करेंगे कलर इस्तेमाल करना है। ठीक है, ओके, नाउ ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में तुम्हें चॉइस मिली थी, तो चॉइस आपको मिली थी या तो आपको सीन ड्राइंग बनाना है या तो आप ये 3D कॉम्पोजिशन बना सकते हो। ठीक है, ये 3D कॉम्पोजिशन कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगा था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए टेबल कंटेन आइटम लेफ्ट बिहाइंड बाय अ ट्रैवलर, ए हाफ ओपन डायरी, स्पेक्टर्स, ठीक है, ए कीचेन, ए कप ऑफ टी एंड फोल्डेड मैप। तो बेसिकली आपको इतनी चीज़ें ही बनानी है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ओपन डायरी बनानी है, एक चश्मा बनाना है, एक आपको फोल्डेड मैप बनाना है और एक चाय का कप बनाना है। ठीक है, ओके, फिर आगे लिखा हुआ है कि क्रिएट अ कॉम्पोजिशन दैट रिवील्स द पर्सनैलिटी ऑफ द ट्रैवलर थ्रू थॉटफुल प्लेसमेंट। ठीक है, तो सिंपल है कि आपको यहाँ पे ना ट्रैवलर को रिप्रेजेंट करना है। तो ऑब्वियसली वो मैप से रिप्रेजेंट हो रहा है, डायरी से हो रहा है और जो कंपास है उससे हो रहा है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कॉम्पोजिशन को आप अच्छे से फ्रेम करो, आपका सोल्यूशन बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ओके, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके, कोशिश करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो पर्सपेक्टिव में बने, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि पर्सपेक्टिव फॉलो किया गया है और इधर भी पर्सपेक्टिव फॉलो किया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर
ये सेकेंड अटेम्प्ट का है, जो पहले 3 थे वो फर्स्ट अटेम्प्ट के थे, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने क्या देखा कि आपको बिल्डिंग ड्राइंग आई थी, आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग आई थी, सीन मेकिंग और 3D कॉम्पोजिशन आया था, ठीक है। यहाँ पर भी बिल्डिंग ड्राइंग है, देख सकते हो तुम, और ये बिल्डिंग जो है वो प्रॉपर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे पर्सपेक्टिव का यूज़ है। तो पर्सपेक्टिव स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है JEE के लिए। अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो पर्सपेक्टिव स्केचिंग ज़रूर से कवर कर लो, ओके। पर्सपेक्टिव स्केचिंग 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, सीन ड्राइंग, ये सब आपको कवर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगेन आपका बिल्डिंग ड्राइंग ही आया है, तो बिल्डिंग ड्राइंग्स भी कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सीन मेकिंग भी कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। JEE के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए, इसकी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है सिलेबस की, JEE ड्राइंग सिलेबस की, वो तुम देख सकते हो हमारे चैनल पे, ठीक है। उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, और तुम अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब ये भी सेकेंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको लोगो बनाने के लिए बोला गया था, 2 क्वेश्चन है, दोनों का जो थीम है वो वर्ल्ड पीस ही है, ठीक है। दूसरे वाले में बोला गया एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट का ही सोल्यूशन है, ठीक है, कि सिंपल आपने बेसिक शेप्स का यूज़ किया और कुछ वर्ल्ड पीस को डिपिक्ट किया, ठीक है। ऊपर वाले में लिखा हुआ है कि यूज़ आइटम्स ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है। तो इसमें सिंपल जो शेप्स होते हैं लाइक स्केल, तो रेक्टेंगल यूज़ कर लिया और सर्कल यूज़ कर लिया, ठीक है। तो बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स या फिर चीज़ें जैसे कि कंपास हो गया या फिर प्रोटेक्टर हो गया, ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करके ऊपर वाला सोल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया लोगो डिज़ाइन। तो अब तुमने क्या देखा कि जो 2026 है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंटली आ रही है, लोगो डिज़ाइन ज़रूर कवर करना, ठीक है। वैसे लास्ट अटेम्प्ट में जो था, जैसे जो पिछले ईयर्स थे उसमें लोगो डिज़ाइन इतना आ भी नहीं रहा था और चॉइस में भी आ रहा था, लेकिन इस बार दोनों ही क्वेश्चन लोगो के, कोई चॉइस भी नहीं मिली है, तो मतलब लोगो डिज़ाइन भी कवर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो सिंपल आपको कोशिश करनी है कि ड्राइंग के बेसिक टॉपिक्स कवर करो, बिल्डिंग बनाना सीखो, प्रेजेंट करना सीखो, और साथ में ही कलरिंग वगैरह भी आपको सीखनी पड़ेगी, जिससे कि अच्छा सोल्यूशन बन सकता है, ठीक है। अभी मैं तुमको इन सब का एक एक करके सोल्यूशन दिखाती हूँ, आप साथ साथ में बैठ के बना भी सकते हो, ठीक है। चाहे तो एक सोल्यूशन बनाना, बाकी मत बनाना, चाहे तो सारे बनाना, तुम्हारे ऊपर है, तुम सारे बनाना चाहते हो या एक बनाना चाहते हो, ठीक है, ओके। तो 1 बाय 1 चलो सबके सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हमें बुलंद दरवाजा का फोटो दिया गया था और बोला गया था बनाने के लिए। अब देखो, जब हमें इतना डिटेल पिक्चर आता है ना कि बहुत ही ज्यादा हमें पता है कि ये बिल्डिंग कितनी ज्यादा डिटेल्ड है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बेसिक बनाएंगे। हमको ऐसा नहीं है कि एकदम ही प्रॉपर छोटी छोटी वो पूरा ही डिटेल में फिल करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ही अच्छे से प्रॉपर डिटेल में इस बिल्डिंग को बनाने जाओगे तो आपको बहुत ही टाइम लगेगा। इसके लिए हम एक बेसिक सोल्यूशन बना सकते हैं, एक बेसिक सुंदर सा सोल्यूशन बना सकते हैं। उसके लिए पहले आप बेसिक शेप आइडेंटिफाई करो और उसको ड्रॉ करो। जहां तक हम देख पा रहे हैं कि ये जो पिक्चर है ये फ्रंट एंगल से क्लिक करी गई है, मतलब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, लेकिन क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है 1 पॉइंट अप्लाई करने की, आप बेसिक बस देख के बना सकते हो, ठीक है। इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो जिनको नहीं भी आता है वो भी बना सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी करते हो तो आपको मार्क्स मिलते हैं। मेन आप प्रेजेंटेशन पे काम कर सकते हो, ठीक है, और मेन आप इस चीज पे काम कर सकते हो कि सेकंड क्वेश्चन के लिए टाइम बचाना है। सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें टाइम लगेगा, जो रेलवे स्टेशन वाला क्वेश्चन है ना उसमें तुम्हें बहुत टाइम लगने वाला है। इसके लिए आप फर्स्ट क्वेश्चन से ही टाइम सेव करना स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि इसमें खो जाओ, बिल्कुल ही बनाते रह जाओ, नहीं, आप पहले बेसिक शेप बनाओ, उसके बाद फिर आप स्केच स्टार्ट करो, ठीक है, मतलब रेंडरिंग स्टार्ट करो, ओके। और रेंडरिंग करते समय भी ये ध्यान रख सकते हैं कि हमें बहुत ज्यादा डिटेल रेंडरिंग नहीं करनी है, हमें एक इलस्ट्रेटिव टाइप ऑफ रेंडरिंग करनी है। इलस्ट्रेटिव टाइप ऑफ रेंडरिंग का मतलब क्या है कि आप जितनी डिटेल्स आप बेसिक ऑब्जर्व कर पा रहे हो उसको ऐड करो, ठीक है, और जो डिजाइन है ना उसको बेसिक वे में ड्रॉ कर दो, मतलब बहुत ही ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हल्का हल्का आप ड्रॉ करो, ठीक है। लाइट एंड शैडो इफेक्ट दो, जहां जहां पे लगता है कि डार्कनेस आएगी वहां वहां पे डार्क करो, जहां जहां पे लगता है कि लाइटनेस आएगी वहां पे लाइट रखो, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। तुम्हें बहुत ज्यादा जितना रियल में है बुलंद दरवाजा में उतना करने की कोई जरूरत नहीं है ना, यू नो कि कितना डिटेल है ये बिल्डिंग, है ना। तो सिंपली यहाँ पे हम माइक्रोन पेन ऐड कर रहे हैं और उसके बाद हम अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ लाइट एंड शैडो इफेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, ओके। तो अब देखो, जो मैंने यहाँ पे माइक्रोन पेन यूज किया, आप इसकी जगह पे कोई भी मीडियम यूज कर सकते हो, ठीक है, पेंसिल भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि मोनोक्रोमैटिक रेंडरिंग करनी है। मोनोक्रोमैटिक रेंडरिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी एक कलर का शेड और टिंट यूज कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट शेड और टिंट। तो यहाँ मैं ब्राउन कलर का यूज करूंगी,
ओके। तो मोनोक्रोमैटिक का पहले तो तुम्हें मतलब पता होना चाहिए कि मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है। कई सारे बच्चों को मोनोक्रोमैटिक का मतलब नहीं पता होता है और उन्हें लगता है कि मोनोक्रोमैटिक का मतलब सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट रेंडरिंग होती है। तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट रेंडरिंग नहीं होती है मोनोक्रोमैटिक का मतलब। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है कि आप किसी भी एक कलर के शेड और टिंट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर तुमने कलर थ्योरी पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा कि शेड और टिंट क्या होता है, किसे कहते हैं हम शेड और टिंट। तो शेड और टिंट वो होता है कि कोई एक पर्टिकुलर कलर है और उसके अंदर हम व्हाइट ऐड कर दे, अगर और व्हाइट ऐड करें और व्हाइट ऐड करें तो क्या कलर्स बनेंगे, या फिर जब हम उसमें ब्लैक 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 ऐड करते चले जाए तो क्या बनेंगे। ये होता है शेड और टिंट, ठीक है। ओके, तो हम ये समझ जाएं कि हम किसी भी एक कलर का लाइट टू डार्क टोन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका मोनोक्रोमैटिक कलर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम रेड के साथ येलो यूज करोगे या कोई अदर, आप रेड के टोन्स यूज करोगे, ठीक है। ओके, पहले तो फिलहाल जो माइक्रोन पेन से ही डिटेलिंग है वही मैं यहाँ पे प्रॉपर कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो, ऑब्वियसली जो एग्जाम है ना उसमें आप इससे ज्यादा अगर करोगे तो फिर तुम्हारा सारा टाइम पहले क्वेश्चन में चला जाएगा। तो इस चीज का बिल्कुल से ध्यान रखना, ठीक है। और जब तुम प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, अभी ऑब्वियसली आप एग्जाम टाइम में नहीं बना रहे हो, अभी आप प्रैक्टिस टाइम में बना रहे हो, फिर भी इस चीज का ध्यान रखो। जितनी भी चीजें एग्जाम में अप्लाई करने वाली है वो शुरू से ही अप्लाई करोगे तो ज्यादा फायदे में रहो, क्योंकि फिर ऐसा नहीं होगा कि हम एग्जाम में तो मैनेज ही नहीं कर पाए। आपने शुरू से उसकी हैबिट नहीं बनाई ना, आपको शुरू से ही उसकी हैबिट बनानी है, ठीक है। ओके, जैसे मैंने कहा था कि मोनोक्रोमैटिक रेंडरिंग, तो यहाँ पर मैं एक कलर जो है ब्राउन कलर, उसके डिफरेंट डिफरेंट शेड यूज करियो, ठीक है। लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ऐसे ही आप कोई भी एक कलर पिक करो और उसका लाइट टू डार्क वर्जन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उससे आपका स्केच जो है वो मोनोक्रोमैटिक कलर रेंडरिंग में बन जाएगा। ओके, अब देखो, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर हम ब्लैक करते हैं पूरा तो क्या ये गलत है। नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर आप सिर्फ ग्रेफाइट पेंसिल से रेंडरिंग करके आ रहे हो एग्जाम में, वो भी मोनोक्रोमैटिक रेंडरिंग ही माना जाएगा, वो गलत नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब हम ग्रेफाइट पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी हम क्या कर रहे हैं, हम ब्लैक कलर के डिफरेंट शेड और टिंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम और कुछ तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल है कि वो भी सही होगा। और अगर आप कोई कलर इस्तेमाल कर रहे हो वो भी सही होगा, उसको ही हम कहते हैं मोनोक्रोमैटिक रेंडरिंग, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड ऐड किया है एंड ये हमारा जो है वो फाइनल सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, जो कि है हमारा पर्सपेक्टिव स्केच, सीन मेकिंग। और देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसी में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है और सबसे ज्यादा गलतियां वो इसी क्वेश्चन में करते हैं। मतलब ये सबसे हार्ड उनको लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम सीन मेकिंग की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे एलिमेंट्स को साथ में बनाना होता है, जैसा हमें रियल में दिखता है वैसा। और हम अगर रैंडमली बनाएंगे तो ऑब्वियसली हम गेस नहीं कर पाएंगे कि कौन सी चीज कितनी बड़ी बनानी है, कितनी छोटी बनानी है, किस तरफ कन्वर्ज करनी है, किस शेप में बनानी है। तो इसीलिए उनको प्रॉब्लम होती है। और इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली अगर तुम पर्सपेक्टिव स्केचिंग सीख लोगे तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन का स्केच बनाने के लिए आया था और सिंपली लिखा था कि एक रूरल एरिया का रेलवे स्टेशन बनाना है। तो अब एक रूरल एरिया का रेलवे स्टेशन हो या फिर नॉर्मल स्टेशन हो, आपको सिंपल एक तरफ ट्रेन बनानी होगी, एक तरफ प्लेटफॉर्म बनाना होगा ना। तो यहाँ पे हमने ट्रेन और प्लेटफॉर्म सब चीजें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव चूज किया है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्यों चूज किया है? क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेन बड़ी सी पीछे जाते हुई खत्म होती हुई दिखानी है और साथ में ही प्लेटफॉर्म भी सेम, ठीक है। तो इसीलिए हमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यहाँ पे इस्तेमाल किया। आप देख सकते हो कि सारी की सारी चीजें जो है, सारी की सारी लाइंस जो है वो पीछे की तरफ एक पॉइंट पे जाके खत्म हो रही है। और सब चीजों का जो हाइट है उसको भी मैं प्रॉपर मेजर करके ले रही हूँ। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में या फिर पर्सपेक्टिव स्केचिंग में जब हम सीन मेकिंग बनाते हैं ना, तो सिर्फ ये जरूरी नहीं होता कि सारी की सारी लाइंस वैनिशिंग पॉइंट पे जाए। सिर्फ ये करने से आपका पर्सपेक्टिव स्केच करेक्ट नहीं बनेगा। मेजरमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक इंसान खड़ा है तो कितना बड़ा बनेगा, अगर कोई इंसान बैठा है तो कितना बड़ा बनेगा, या फिर अगर कोई पीछे है बहुत तो कितना बड़ा बनेगा, आगे है तो कितना बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे सिंपल हम ऑन द आई लेवल स्केच बना रहे हैं। तो सारे लोगों को मैंने हॉराइजन लाइन तक बनाया है, बस एक को छोड़ के, जो कि है लेडी, जो कि ट्रेन से उतर रही है। क्योंकि वो ट्रेन पे खड़ी है ना, ट्रेन के अंदर है, इसीलिए मैंने उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा दी है। बाकी जितने भी आप लोग देख पा रहे हो उसकी हाइट हॉराइजन लाइन पे है। और एक जो पर्सन जो बैठा हुआ है ना चेयर पे, उसकी थोड़ी सी छोटी है क्योंकि वो सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव स्केच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होगी मेजरमेंट, कि आप टेक्निक कितना सही कर रहे हो। ओके, उसके बाद सेकंड थिंग कि क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया कि रेलवे स्टेशन बनाना है, लेकिन ये बहुत सारे बच्चे बहुत बेसिक रेलवे स्टेशन बना के आते हैं। उन्हें इंटरनेट पे बहुत सारे स्केचेस मिलते हैं रेलवे स्टेशन के, वो उसको ही कॉपी करके आ जाते हैं। पर तुमने अलग क्या बनाया, तुमने यूनिक क्या बनाया, ये भी तो जरूरी है कि तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना ज्यादा
अच्छा दिखा वो भी तो जरूरी है। इसीलिए अगर तुम कोई कॉपी स्केच बना के आओगे एग्जाम में, उससे तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे जितना तुम खुद का क्रिएट किया हुआ स्केच बनाओगे। जैसे ऑब्जर्वेशन में जितना क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पर्सन है वो ट्रेन से उतर रहा है, चढ़ रहा है, लिखा हुआ है, प्रॉपर मेंशन है क्वेश्चन में, है ना, तो वो हमने ऐड किया है। वेंडर्स जो है वो चाय बेच रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं लिखा, चाय बेच रहे हैं, कुछ चीजें बेच रहे हैं ऐसा लिखा हुआ है, तो हमने चाय बेचते हुए एक इंसान दिखाया और सामने व्यूअर के हाथ में जो कप है चाय का वो भी दिखाया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन वाइज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। ओके, और इन सब जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको फ्रेम करना अच्छे से इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर बेसिक स्केच बनाने के बाद मैं माइक्रोन पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ रेंडरिंग करने के लिए। तुम किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, जितने भी सोल्यूशन यहाँ पे देखोगे ना तुम फर्स्ट सेकेंड और जो सेकेंड अटेम्प्ट के भी देखोगे, उसमें रेंडरिंग जो है वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जो भी तुम्हें सुटेबल लगे उसके हिसाब से चूज कर सकते हो। बट मेन जो मैं तुम्हें बता रही हूँ वो क्या क्या चीजें फॉलो करनी है हर स्केच के अंदर, कि किस तरीके से प्रपोर्शन लेने हैं, सोल्यूशन को आपको कैसे फ्रेम करना है, इन सब चीजों को आपको सीखना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बुलंद दरवाजा वाले में बताया था कि उसमें मेन प्रेजेंटेशन प्ले कर रहा है। क्यों प्रेजेंटेशन प्ले कर रहा है? क्योंकि वहां पे पर्सपेक्टिव तो हम लगा ही नहीं पा रहे, हम बस ये देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग के अकॉर्डिंग बन रहा है कि नहीं, जो मॉन्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग बन रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है आपको कोई पिक्चर नहीं दी गई है, इसमें ये रोल प्ले करेगा कि तुम कितना अच्छा सोच रहे हो और उस कितना अच्छा को जो तुमने बहुत अच्छा सोचा है उसको कितना अच्छे से फ्रेम कर पा रहे हो। तो ये चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो इसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, जो चीजें मैं तुम्हें बता रही हूँ कि एग्जाम में सोल्यूशन बनाते समय आपको अप्लाई करनी है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि क्या वो चीजें हैं वो किस तरह से अप्लाई होंगी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, वरना देखो बेसिक सोल्यूशन तो कोई भी बना लेता है ना। बेसिक सोल्यूशन अगर बिना पर्सपेक्टिव के तो आप बना ही लोगे, लेकिन उससे तुम्हारे परसेंटाइल नहीं आएगी 99, है ना, या फिर 100 परसेंटाइल। हमारे इंस्टीट्यूट में मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि एक बच्ची है उसके 100 परसेंटाइल आया और बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 99 परसेंटाइल आया ड्रॉइंग में, वो ऐसे ही नहीं आया। उन सब ने इन्हीं सेम चीजों का फॉलो किया है और कुछ नहीं फॉलो किया। उन्होंने पहले बेसिक टेक्निक्स को सीखा, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन वाली चीजें मैंने बताई उसको अप्लाई किया। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे स्केचेस बनाए कि अगर ये वाला सीन आ गया तो किस तरीके से अच्छी ऑब्जर्वेशन कर लेंगे हम, अगर ये वाला सीन आ गया तो किस तरीके से अच्छी ऑब्जर्वेशन कर लेंगे हम। इन सब चीजों पे उन्होंने काम किया, तब जाके उनके अच्छी परसेंटाइल आई है। और अगर तुम्हें भी अचीव करनी है अच्छी परसेंटाइल तो वो एकदम से नहीं आएगी, आप खुद के ऊपर काम करना अभी से शुरू कर दो। ठीक है, और सीन मेकिंग वाला जो क्वेश्चन है ना वो कंबाइन यूज होता है, उसमें पोर्ट्रेट का, ह्यूमन फिगर का, पर्सपेक्टिव का। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो सामने जो अंकल बनाए हैं उनका फेस भी बनाया है ना। तो अगर पोर्ट्रेट नहीं आया होता, पोर्ट्रेट नहीं सीखा होता तो फिर कैसे बना पाते वो फेस? नहीं बना पाते। जितने सारे ह्यूमन फिगर्स बनाए हैं पीछे वो सब कैसे बना पाते अगर ह्यूमन फिगर नहीं सीखोगे तो। ठीक है, तो कई सारे बच्चों को लगता है कि पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर तो सीखना ही नहीं है क्योंकि वो तो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। देखो पहली बात तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इनडायरेक्टली आपको उसे सीन मेकिंग में तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जरूर से सीखना चाहिए ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट। ठीक है, उसको आपको अप्लाई करना चाहिए अपने स्केच में, ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए अपने स्केच में, जिससे कि तुम्हारा स्केच जो है वो और ज्यादा अच्छा बने। ठीक है, ऐसे स्केचेस जिसमें कि ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट का इस्तेमाल होता है ना, उसमें अपने आप ही ऑब्जर्वेशन अच्छी दिखती है और वो देखने में अच्छे लगते हैं, तो उसमें अपने आप ही मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं सोचो कि मैं तो बेसिक स्केच बना के आ जाऊं बस, तो फिर मार्क्स भी भाई फिर वैसे ही सोचना कि तुम्हें मिलेंगे। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको अपना लेवल अप करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे सारा स्केच बनाने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे कलरिंग कर रहे हैं। तो कलरिंग का देखो क्वेश्चन में बस लिखा हुआ है कि कलर करो, तो जो आपको कलर करना है, जिस तरीके का कलर करना है कर सकते हो। मोनोक्रोमैटिक कलर रेंडरिंग कर सकते हो आप, कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेंडरिंग कर सकते हो। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक और कॉम्प्लीमेंट्री ना कलर स्कीम्स होती हैं। ठीक है, जब आप कलर थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये चीजें। ठीक है, ऐसे तुम रैंडमली अपनी पसंद के कलर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत सारे रैंडम कलर्स इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कि स्केच देखने में अच्छा ना भी लगे। ठीक है, तो या तो आप एक ही कलर का बेसिक इस्तेमाल करो, वो मोनोक्रोमैटिक होता है। आप दो ऑपोजिट कलर्स का अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो जो भी आप करना चाहो कर सकते हो कलर इस्तेमाल। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पर तो जितने भी कलर्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसके मैं लाइट टू डार्क वाला जो लाइट एंड शैडो वाला चीज है वो अप्लाई कर रही हूँ, कि क्लॉथ फोल्ड्स दिखा रही हूँ, कहाँ पे लाइट होना चाहिए, कहाँ पे डार्क होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, कि शैडो किधर से, अगर एक लड़की इधर खड़ी है तो उसकी शैडो किस तरफ पड़ेगी, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, और अगर आप ये चीजें अपने स्केच में अप्लाई करोगे तो वो बेसिकली
चेरी ऑन टॉप की तरह काम करेगा कि और भी अच्छा आपका स्केच लग रहा है, इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें बिल्कुल से करनी चाहिए, एटलीस्ट प्रैक्टिस टाइम में करनी चाहिए। एग्जाम में आप थोड़ी कम रेंडरिंग कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस टाइम में तो तुम्हें प्रॉपर अच्छे से ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारी चीजों से आपकी ड्राइंग स्किल भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। ओके, और अपने आप ही सोल्यूशंस अच्छे बनेंगे। ठीक है, ओके, तो अब से जब भी तुम कोई भी सोल्यूशन बनाओ तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना कि आपको किन किन चीजों पे काम करना है, किस तरीके से आपको ऐड करनी है चीजें, किस तरीके से आपको कलर करना है, क्लॉथ फोल्ड्स डालना है, शैडो भी दिखानी है। ठीक है, तो वो सब चीजें करोगे तो अपने आप ही जो स्केच है वो देखने में और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, वरना बेसिक स्केच तो इंटरनेट पे बहुत सारे हैं ही, और बहुत सारे बच्चे उसे कॉपी करके बनाते ही हैं, तो तुम भी बना सकते हो कॉपी करके, बट वो कॉपी करने में भी ना थोड़ा बहुत टेक्निक एरर हो जाता है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि अगर अच्छा पर्सपेक्टिव स्केच बनाना है तो पहले टॉपिक्स कवर करना शुरू करो। ओके, चलो बाकी अब लास्टली यहाँ पे मैं जो स्केच है उसका फाइनल फिनिशिंग कर रही हूँ। ठीक है, फाइनल फिनिशिंग में जो लास्ट लाइट एंड डार्क, कहाँ कहाँ पे लाइट रखना है, कहाँ कहाँ पे डार्क रखना है, इन चीजों को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा स्केच जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। ठीक है, बस थोड़ा बहुत ही लाइट डार्क है। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है ना, टॉप पार्ट, उसको फिल करने के लिए यहाँ पे तो मैंने पेड़ इस्तेमाल करे हैं, बट आप कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो ट्रेन के ऊपर वायर्स होती है ना, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुछ और जो भी तुम्हारे माइंड में हो कि ये भी एक अच्छा सा ब्रिज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि पीछे हम एक ब्रिज ऐड करें जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए होती है ना, कुछ उस तरीके की, या फिर कोई भी अदर आइडिया जो तुम्हारे माइंड में हो वो तुम जरूर यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो सिंपल है, बस आपको अपने आइडियाज को फ्रेम करना है अच्छे से, उसको प्रेजेंट करना है अच्छे से, बस आपका अच्छा स्केच बन जाएगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हो, तो ये जो है ये हमारा ऑलमोस्ट फाइनल स्केच है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये फाइनल स्केच है। और बाकी अगर तुम्हें इस तरीके के फाइनल अच्छे स्केचेस बनाने हैं तो बाकी ये आप देख सकते हो, ये हमारा फाइनल स्केच है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्केच पे। ओके गाइस, तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर तुम JBR या फिर नाटा की प्रिपरेशन कर रहे हो तो SSAC से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं होगा। आप बुक कर सकते हो SSAC की फ्री डेमो क्लास। फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए नीचे तुम्हें नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल करो या फिर व्हाट्सएप करो। ठीक है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो, और वेबसाइट पे सामने ही तुम्हें बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करके सारी डिटेल्स फिल कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो, आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी। ओके, एंड इसके बगल में आप देख पा रहे हो ब्रोशर। ठीक है, तो ब्रोशर भी आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से डिटेल फिल करके, तो ब्रोशर में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, जितनी भी डिटेल्स तुम जानना चाहते हो वो। मैं क्यों बोल रही हूँ कि SSAC से बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं होगा, उसके लिए आप हमारे रिजल्ट्स चेक कर सकते हो। जब तुम रिजल्ट सेक्शन में जाओगे तो तुम्हें हर साल का प्रॉपर डिटेल रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके चेक भी कर सकते हो 26 का, 25 का, 24 का, 23 का। तो सबसे पहले यहाँ पे 26 का हम रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे पहले देखो JBR का ना, यहाँ पे आप प्रॉपर रिपोर्ट भी देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि SSAC के प्लान्स की कैटेगरी देख सकते हो कि सक्सेस प्लान, सेल्फ लर्निंग प्लान, बुक्स पैकेज एंड मॉक टेस्ट। तो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि कितने बच्चे थे, उनमें से कितने बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं। 22 स्टूडेंट्स की अंडर 250 रैंक है। ठीक है, और उसके अलावा आप देख सकते हो अंडर 520 स्टूडेंट्स की है, और अंडर 1039 स्टूडेंट्स की है, और अंडर 2064 की है। ठीक है, तो मतलब तो अंडर 1000 रैंक में 21% बच्चे हैं। ठीक है, और अंडर 2000 में आपके 35% बच्चे हैं। तो देख सकते हो तुम, और भी तुम प्रॉपर एनालाइज कर सकते हो जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, तो मतलब सिंपली जो हमारा रिजल्ट है ना वो हर साल का 1/3 का रहता है, मतलब हर 3 में से एक बच्चा जो है वो टॉपर है। ठीक है, और तुम भी यहाँ पे आ सकते हो। ये बहुत यूनिक स्टूडेंट्स नहीं है, वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रॉपर जो है क्लास करी है, प्रॉपर जो टीचर्स कहते हैं वो करा है, मतलब कि अपने सिलेबस कंप्लीट किया है, टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो किया है, प्रैक्टिस किया है, रेगुलर क्लास में आए हैं, होमवर्क्स किए हैं, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, तो ये करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिंपल आप अपने स्कूल ट्यूशन के साथ कर सकते हो। तो अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बिल्कुल करना चाहिए। ओके, तो इसे करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल डेमो क्लास में आना है। ठीक है, ओके, तो फटाफट से अपनी फ्री डेमो क्लास बुक कर लो। बाकी डिटेल्स तुम चेक कर सकते हो ब्रोशर में या फिर रिव्यूज़ में। हमारे चैनल पे भी बहुत सारे रिव्यूज़ वीडियो डले हुए हैं, मैंने कुछ स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ भी किए हैं, तो तुम प्रॉपर एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, ठीक है,
चलो अभी वीडियो में हम आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम लोग 3D कॉम्पोजिशन वाला सोल्यूशन करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन है उसमें आपको लिखा हुआ है कि आपको एक ओपन डायरी बनानी है, चश्मा बनाना है, की चेन बनाना है, एक चाय का कप बनाना है, एक फोल्डेड मैप बनाना है, ठीक है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपको एक कॉम्पोजिशन बनाना है जो कि ट्रैवलर की पर्सनैलिटी को दिखाए। ओके, तो हम इसमें अपने हिसाब से एक दो एलिमेंट्स और भी डाल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो भी तुम्हें बनाना है उसको पहले बेसिक फ्रेमिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा कि किस चीज की प्लेसमेंट आपको कहाँ करनी है। तो यहाँ पे क्यूबॉइड से हम लोग बेसिक प्लेसमेंट को फिक्स कर रहे हैं कि जो बेसिक प्लेसमेंट है क्यूबॉइड बना के हम लोग फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हें रैंडमली नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे ये चीज अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, तो इस चीज को हम पहले जज कर सकते हैं। कैसे? रफ स्केच बना के आप जज कर सकते हो कि अच्छा लगेगा बुक के ऊपर चश्मा की नहीं, या फिर तुम कहीं और डालना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है तुम कहाँ डालना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आप प्रॉपर्ली कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बेसिक फ्रेमिंग में बनाने के लिए क्यों बोल रही हूँ, देखो क्यूबॉइड जो है एक ऐसा शेप है जिसमें कि आप ऑलमोस्ट सारी चीजें फिट कर सकते हो, चाहे सर्कल हो, चाहे कोई क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट हो, या फिर कोई अदर शेप हो। तो बहुत एक बेसिक ऑब्जेक्ट है जिसको कि तुम ब्रेक डाउन करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे चाहे कप हो, चाहे बुक हो, चाहे चश्मा हो, चाहे कंपास बनाया है राइट साइड पे उसके लिए, और जो फोल्डेड मैप है उसके लिए भी ऑलमोस्ट सारे जो बेसिक शेप्स हैं वो क्यूबॉइड ही यूज करा गया है, ठीक है। अब जैसे जो बुक है और जो चश्मा है उसके लिए जब हम देखते हैं कि हमें दो पार्ट में उसे डिवाइड करना पड़ रहा है ना, और आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो छोटा है और जो राइट वाला पार्ट है वो बड़ा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, उसके लिए तुम्हें डिविजन करना पड़ेगा। और डिविजन करने के लिए भी आपको क्या ध्यान रखना है कि एकदम टेक्निक से डिविजन करो, क्रॉस करके डिविजन करो। अगर रैंडम डिविजन करोगे तो वो गलत भी हो सकता है, इसीलिए आपको रैंडम डिविजन नहीं करना है, प्रॉपर टेक्निक के साथ डिविजन करना है, ठीक है। कि आप क्रॉस करो फिर डिसाइड करो कि लेफ्ट पार्ट कितना होगा, राइट पार्ट कितना होगा, तो उससे तुम्हें एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कितना आपको एक तरफ छोटा करना है और कितना एक तरफ बड़ा बनाना है, ठीक है। सेम हम बुक के लिए भी अप्लाई किया गया है यहाँ पे, ठीक है। जब हम कंपास की बात करते हैं तो कंपास में सिंपल आपको जो क्यूबॉइड है ना उसको सर्कल में कन्वर्ट कर देना है और उसको 3D इफेक्ट दे के उसका शेप ऐड कर देना है। आई नो कि अभी तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि तुमने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी है 3D कॉम्पोजिशन की। तो पहले आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग सीखनी होगी, उसके बाद आपको बेसिक ऑब्जेक्ट ड्राइंग सीखनी होगी, उसके बाद जाके तुम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो, और थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद आप कॉन्फिडेंटली 3D कॉम्पोजिशन बना पाओगे, ठीक है। ओके, चाहे 3D कॉम्पोजिशन हो या फिर पर्सपेक्टिव स्केच हो, मतलब सीन बनाने की बात हो, दोनों में ही आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग ही इस्तेमाल करना है, यही टेक्निक इस्तेमाल करनी है। जब हम कुछ भी चीज रियल लाइफ में देखते हैं तो उसे बनाने के लिए पर्सपेक्टिव स्केचिंग का यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली 3D कॉम्पोजिशन में आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो तो वो भी रियल लाइफ में हम देखते हैं, तो उसके लिए भी हम पर्सपेक्टिव स्केच यूज करेंगे, और जो सीन मेकिंग वाला क्वेश्चन है उसके लिए भी हम पर्सपेक्टिव स्केचिंग ही यूज करेंगे, ठीक है। तो जो भी अभी तो यहाँ पे बेसिक चीजें हैं, अगर आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें भी आती है उसके लिए भी आप सिंपल पर्सपेक्टिव शेप्स में उसको ब्रेक डाउन करके बना सकते हो, उससे इजीली तुम कोई भी कॉम्पोजिशन बना पाओगे, ठीक है। अब देखो स्केच में आप नोट डाउन कर सकते हो कि जो चीजें है ना वो लेयर बाय लेयर बनाई जा रही है, पहले बेसिक शेप, उसके बाद फिर प्रॉपर बेसिक ड्राइंग, और फिर उसके बाद डिटेलिंग, ठीक है। तो इसी वे में अगर तुम अपने स्केच को बनाओगे तो क्या होगा कि आपका स्केच किसी भी स्टेज पे इनकम्प्लीट नहीं लगेगा। और एग्जाम में ऑब्वियसली आपके पास टाइम कम होता है, तो कहीं कभी कभी क्या होता है कि बच्चों का स्केच इनकम्प्लीट रह जाता है। तो शुरुआत से ही अगर तुम हैबिट रखोगे ना कि स्टेप बाय स्टेप बनाने की, तो किसी स्टेज पे आपका स्केच इनकम्प्लीट नहीं लगेगा। अगर तुम्हें पहले ही उसको थोड़ा कम रेंडर करके छोड़ना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो इसी हैबिट में प्रैक्टिस करो, बहुत जरूरी है वो, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है रेंडरिंग। तो एक बार बेसिक ड्राइंग बना ली, अब रेंडरिंग के लिए क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर मीडियम नहीं लिखा हुआ है कि आपको कलर करना है या फिर यही कलर करना है, तो अपने हिसाब से तुम जैसा जो कलर करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तुम पेंसिल कलर भी कर सकते हो, तुम सिंपल पेंसिल शेडिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे ब्रश पेन और पेंसिल कलर का मिक्सचर जो है वो यूज करा गया है, ठीक है। तो कई सारे बच्चे होते हैं जिनको ब्रश पेन शूट नहीं करता है, वो डबल ट्रिपल लेयर लगाते हैं और शीट जो है वो फट जाती है, तो और जेई में उतनी ज्यादा मोटी शीट भी नहीं मिलती है। तो अगर ऐसा है तो आप ब्रश पेन एग्जाम में अवॉइड कर सकते हो, ठीक है।
सिर्फ पेंसिल कलर से रेंडरिंग कर सकते हो, चाहे तो सिर्फ पेंसिल से भी कर सकते हो, ग्रेफाइट पेंसिल से। तो कोई भी मीडियम हो, मेन चीज ये है कि लाइट एंड शैडो इफेक्ट आपको दिखाना है, ठीक है। लाइट एंड शैडो इफेक्ट क्या होता है? लाइट एंड शैडो इफेक्ट होता है कि लाइट किस तरफ से आ रही है, उस लाइट की वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसमें कौन सा पार्ट डार्क होगा और कौन सा पार्ट लाइट होगा, इसी को हम लाइट एंड शैडो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से कलरिंग हो रही है ना, वो लाइट एंड शैडो इफेक्ट के हिसाब से ही हो रही है कि डार्क टू लाइट जा रही है लाइंस, कुछ एरियाज डार्क है, कुछ एरियाज लाइट है। पहले लाइट कलर का इस्तेमाल करा गया है, उसके ऊपर फिर हम एक डार्कर टोन लगा रहे हैं, फिर और डार्कर टोन लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। हम कोई एक कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही कलर को हम डार्क टू लाइट लगा के रेंडरिंग कर रहे हैं, तो तुम्हारी इच्छा है जैसे भी हो, बट लाइट एंड शैडो इफेक्ट को दिखाना है तुम्हें, ठीक है। दिखना चाहिए आपके स्केच में, आपका स्केच फ्लैट नहीं लगना चाहिए कि 2D सा बन गया है ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। और पेंसिल से ही थोड़ा थोड़ा डिटेल डालना, जैसे मैप है ना, तो मैप ऑब्वियसली खाली तो नहीं होता है, मैप में कुछ नक्शे बने होंगे ना, कुछ चीजें बनी होंगी, कुछ चीजें लिखी होंगी, तो एकदम एग्जैक्ट नहीं, बट हम एक बेसिक ऐड कर सकते हैं कि कुछ ड्रॉ किया गया है, कुछ उस पे पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप करना, ओके। और फिर लास्ट में एक डार्कर टोन ऐड करना, ठीक है। चीजों को आप ब्लेंड कर सकते हो शैडो दिखाने के लिए, ओके। तो हर ऑब्जेक्ट का आपको शैडो बनाना है, और शैडो जो है ऑब्वियसली जिस तरफ से लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि शैडो किस तरफ बनेगी, ओके। शैडो फॉर्मेशन ऑब्वियसली प्रॉपर टेक्निक होती है शैडो फॉर्मेशन की, कि लाइट किस तरफ से आ रही है उसके हिसाब से किस तरफ आपका शैडो बनेगा। तो वो अगर तुम टेक्निक से बनाओगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ तुम्हें चीजें आती हैं, वो तुम्हें और अच्छे से प्रॉपर मार्क्स देगा, ठीक है। तो प्रॉपर अगर तुम बनाओगे, शैडो भी दिखाओगे, तो आपके स्केच में दिखता है कि टेक्निक वाइज बनाया गया है, कलरिंग भी करी गई है, शैडो भी दिखाया गया है, और इन्हीं सब के मार्क्स होते हैं। और किस चीज के मार्क्स होते हैं कि आपका जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बना रखे हैं, रेंडरिंग कैसी कर रखी है, शैडो कैसा बना रखा है, तो इन सब चीजों को, या फिर ऑब्जेक्ट में कितनी चीजें ऑब्जर्व कर रखी हैं, ये सारी चीजें। तो सिंपल स्केच बनाते समय तुम क्या ध्यान रखोगे? सबसे पहले देखो बेसिक शेप से स्टार्ट करना, प्लेसमेंट से, उसके बाद फिर स्केच को कंप्लीट करना, उसके बाद फिर रेंडरिंग में लाइट एंड शैडो इफेक्ट, ठीक है। लाइट एंड शैडो इफेक्ट मैंने बताया ही क्या होता है, ओके। उसके बाद फिर जो एकदम डार्केस्ट एरिया है उसको आप डार्केस्ट रखोगे, जो एकदम ऐसे एरिया है जहाँ पे एकदम इंस्टेंट लाइट आ रही है उसको आप लाइटेस्ट रखोगे, और बीच में एक मीडियम टोन रखोगे, ठीक है। तो 3 टोन्स में आप शेडिंग कर सकते हो, एक मिडिल टोन, ठीक है, एक डार्केस्ट टोन और एक लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि जो ब्लैक वाला कलर है उसमें भी एक आपको ग्रेइश सा दिख रहा है, एक ब्लैक दिख रहा है, थोड़ा बहुत ही डार्क ब्लैक दिख रहा है, जिसके लिए पेन का इस्तेमाल करा गया है, माइक्रोन पेन का, और कुछ एरियाज जो है वो एकदम ही लाइट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फॉलो करके तुम एक अच्छा 3D कॉम्पोजिशन बना सकते हो, और ये हमारा 3D कॉम्पोजिशन का फाइनल स्केच। तो अभी हम करते हैं 2026 के सेकेंड अटेम्प्ट का जो पहला क्वेश्चन था वो। तो यहाँ पे स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है, इसी को हमें बनाना है। अब देखो, अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट की और सेकेंड अटेम्प्ट की बात करते हैं, दोनों में बिल्डिंग ड्राइंग ही आया है, बट डिफरेंस क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बिल्डिंग आई है वो एकदम फ्रंट एंगल से थी, उसमें तुम पर्सपेक्टिव नहीं भी यूज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसमें आपको पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में फोटो दी गई है, ठीक है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी अगर होता है तो भी हमें प्रॉपर पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करना है, अगर 2 पॉइंट में है तो भी प्रॉपर पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग का जो फोटो है वो एक एंगल में दिया गया, इसीलिए मैंने 2 पॉइंट्स बनाए हैं और दोनों तरफ सारी लाइंस को कन्वर्ज कर रही हूँ। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाने के लिए सिंपल लेफ्ट साइड और राइट साइड चीजों को आपको कन्वर्ज करना है, ठीक है, लाइंस को, कन्वर्जिंग लाइन को कन्वर्ज करना है। और बेसिक वर्टिकल लाइन भी आप साथ में बना सकते हो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं बनानी है, क्योंकि कुछ भी चीज पैरेलल नहीं होती है आंखों के, ओके, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। अब देखो, ये जो बिल्डिंग है ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? डिकोड करना है, देखना है बिल्डिंग में कितने पार्ट्स है, मतलब फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, किस किस तरीके के शेप है, साइड पार्ट कैसा है, सेंटर पार्ट कैसा है, लेफ्ट पार्ट कैसा है, ये सारी चीजों को ऑब्जर्व कर लो और उस हिसाब से आपको क्यूबॉइड्स बनाते चले जाना है, ठीक है। एकदम से हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, अगर हम कॉपी करना स्टार्ट करेंगे कि ये लाइन है, फाइनल लाइंस पहले बनाने लगेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी और सही से बनेगा भी नहीं। और सही से अगर तुम्हें बनाना है, एकदम सही बनाना है पिक्चर के अकॉर्डिंग, तो आप पहले बेसिक क्यूबॉइड्स में ब्रेक डाउन करो, यही सबसे सही तरीका होगा, ठीक है। ओके, एक बार आपने बेसिक ब्रेक डाउन कर दिया, उसके बाद फिर तुम डिटेल्स डाल सकते हो कि जो जो डिटेल्स आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो फोटो में वो, ओके। क्योंकि ये एक फेमस बिल्डिंग है,
फॉलिंग वाटर, और अगर तुमने पढ़ा होगा इसके बारे में तो तुम्हें पता भी होगा कि ये फेमस बिल्डिंग है। इसीलिए इस बिल्डिंग में इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि आप डिटेल्स को कितना अच्छे से कैप्चर करते हो, मटेरियल जो भी है, जिस तरीके का भी मटेरियल यहाँ पे दिया गया है, उन चीजों को आप कितने अच्छे से कैप्चर करते हो। ठीक है, जो यहाँ पे ग्लास की विंडोज दी गई हैं, और जो आपको हॉरिजॉन्टल स्लैब्स हैं, ठीक है, या फिर जो स्टोन वॉल्स हैं, उन सबको आप कितने अच्छे से कैप्चर करते हो, ये भी चीज जरूरी है। ओके, तो ये सब भी एग्जामिनर जज करता है। मतलब कोई भी अगर एक स्केच है तो उसको किस बेसिस पे जज किया जाता है, आप उसको डॉट मेथड से जज कर सकते हो। क्या? डिजाइन का मतलब देखो, वो तो अगर हम सोचते हैं तो कितना अच्छा सोच के बना रहे हैं वो रहता है डिजाइन, बट यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि पिक्चर में जो डिजाइन है उसको कितने सही से दिखाया गया है वो। ठीक है, और साथ में प्रेजेंटेशन। ओके, प्रेजेंटेशन डिजाइन का ही पार्ट हो जाता है। ओके, फिर आता है ऑब्जर्वेशन की आपने बिल्डिंग से कितना सही से चीजों को ऑब्जर्व किया है, मटेरियल को कितना अच्छे से ऑब्जर्व किया है, ग्लास पार्ट कहाँ है, स्टोन पार्ट कहाँ है, ब्रिक वॉल्स कहाँ है, इन सब को किस तरीके से ऑब्जर्व किया है, ये आपका हो जाता है ऑब्जर्वेशन। और फिर टेक्निक जो मैंने कहा कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सारी चीजों को बनाना है। ओके, तो यहाँ पे बेसिक स्केच बनाने के बाद मैं अभी इसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली रेंडरिंग पे जा रही हूँ। क्यों? ऐसा क्यों? देखो, एग्जाम में हमारे पास कम टाइम होता है। अगर हम पहले पूरा पेंसिल से बनाएंगे और फिर हम पूरा माइक्रोन पेन करेंगे तो टाइम तो बहुत ही ज्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्टली माइक्रोन पेन से डिटेलिंग डाल सकते, ठीक है। बट क्योंकि अभी आपको उतना आपने सीखा नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस केस में आप सिंपल बेसिक मतलब पहले पूरा बना सकते हो और फिर पूरा रेंडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब तुम थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत सारी बिल्डिंग्स की प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर आप ये चीज कर सकते हो कि बेसिक बनाया और फिर बाकी की आपने डिटेल फाइनल रेंडरिंग में दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम सेव होता है। लेकिन अभी के लिए आप अगर ड्रॉ कर रहे हो तो पहले पूरा पेंसिल से बना सकते हो, फिर पूरा माइक्रोन पेन कर सकते हो। तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी मर्जी है कैसे तुम्हें करना है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं माइक्रोन पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ रेंडरिंग करने के लिए। आप कोई भी मीडियम का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो पेंसिल का इस्तेमाल करो, ठीक है, नॉर्मल मैकेनिकल पेंसिल का इस्तेमाल करके आप बना सकते हो। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि मैकेनिकल पेंसिल से हो या फिर पेन से हो, कोई भी चीज से अगर हम बना रहे हैं स्केच को, तो हमें बस इसी चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखना है? कि किस तरीके से हम लाइट एंड शैडो दे रहे हैं। क्योंकि ना जो क्वेश्चन है उसमें भी ऐसा लिखा हुआ है कि रीड्रॉ एंड रेंडर द फॉलोइंग इमेज विथ ब्लैक एंड व्हाइट मीडियम, ठीक है, और प्रॉपर आपको लाइट एंड शैडो इफेक्ट दिखाना है, ये हमको बोला गया है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। तो ऑब्वियसली आपको ब्लैक एंड व्हाइट मीडियम बोला गया है, तो आप पेंसिल यूज करो, पेन यूज करो, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो यूज करना है करो। और साथ में ही लाइट एंड शैडो इफेक्ट दिखाने के लिए बोला गया अच्छे से, तो ऑब्वियसली आपको जहां जहां पे लाइट पार्ट दिख रहा है वहां पे लाइट रखना है, जहां जहां पे डार्क पार्ट दिख रहा है वहां पे डार्क रखना है, ठीक है। जो आसपास का पेड़ वगैरह दिखाए गए हैं उसको आप कैप्चर कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो उसको, जरूरी नहीं है कि एकदम ही पिक्चर के जैसे आपको कैप्चर करना है। लेकिन जो बिल्डिंग वाला पार्ट है ना, बिल्डिंग के जो मटेरियल्स है, बिल्डिंग में जो चीजें दी गई है वो एग्जैक्टली पिक्चर जैसे आपको बनानी है। तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। इंस्टेंटली नहीं होगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अभी 4 से 5 से 6 बिल्डिंग बनाने लग जाओ, तो उसे नहीं होगा। पहले बेसिक टेक्निक सीख लो, ठीक है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग सीख लो। पर्सपेक्टिव ड्राइंग आपको कहाँ कहाँ पे काम आएगी? बिल्डिंग अभी बना रहे हैं इसके लिए काम आएगी। पीछे हमने रेलवे स्टेशन का स्केच बनाया था, उसके लिए भी पर्सपेक्टिव ही यूज होगा। 3D कॉम्पोजिशन अभी बनाया था जो फर्स्ट टाइम में आया था, उसके लिए भी पर्सपेक्टिव ही यूज होगा। तो बहुत जरूरी टॉपिक है, ठीक है। बाकी टॉपिक्स भी करने हैं, ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, पर्सपेक्टिव भी करना है, ठीक है। एक बार ये सारे टॉपिक कर लोगे उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस पे जाओ कि बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, खुद से भी डिजाइन कर रहे हैं, फिर पिक्चर से देख के बना रहे हैं, सीन ड्राइंग बना रहे हैं, 3D कॉम्पोजिशन बना रहे हैं, ये सब आप प्रैक्टिस करो, उस बनाना सीखो। उसके बाद फिर लास्ट में प्रेजेंटेशन करना सीखो, ठीक है। तो एक एक करके जब आप चीजें करोगे तो स्ट्रांग होगी आपकी चीजें। आप एकदम से क्वेश्चंस करोगे, कॉपी करने पे ध्यान दोगे तो नहीं हो पाएगा। ओके, आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, अपने स्केच लेवल को बिल्ड करना पड़ेगा। ओके, और इसको करने के लिए सीखना ही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है 1 घंटे में, 2 घंटे में, या फिर सपोज कि एग्जाम टाइम पे नहीं कर सकते। तो अगर तुम अभी 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो टाइम है। अगर आप अभी देख रहे हो, जब मैंने डाली है ये वीडियो तब आप देख रहे हो, तो आपके पास टाइम है, तो आप शुरू करो अपनी प्रिपरेशन, अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर तुम बहुत बाद में देख रहे हो, एग्जाम पास है, तो फिर भी आपको बेसिक टॉपिक कवर करने ही पड़ेंगे, एकदम शॉर्टकट नहीं है ड्राइंग पार्ट में कोई। ओके, कि तुम फाइनल रेंडरिंग की प्रैक्टिस करो, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। बेसिक टॉपिक्स कवर करने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही आप प्रेजेंट वगैरह कर सकते हो, ठीक है।
ओके, तो जब भी देख रहे हो इस एडवाइस को आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले मैंने बेसिक ही जो ड्रॉ है वो किया है, अभी बहुत ज्यादा रेंडर नहीं कर रहे हैं, अभी बेसिक ब्रिक्स ऐड करे हैं, बेसिक लाइंस डाली हैं, जो भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो, उसके बाद फिर मैं फाइनल रेंडरिंग करूंगी। तो ये स्टेप्स हैं कि अगर लेट्स सपोज की टाइम कम हुआ तो हम बेसिक ड्राइंग करके छोड़ सकते हैं, इनकम्प्लीट नहीं लगेगा स्केच, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तब भी आप इसी प्रोसेस से प्रैक्टिस करो कि पहले तुमने बेसिक स्केच बनाया, वो भी कंप्लीटेड लग रहा है, फिर तुमने उसके बाद डिटेल्स डाली, पेन्स डाली, पेंसिल्स डाली, जिससे भी डाली, तो वो भी कंप्लीट लग रहा है, और फिर लास्ट में आपने फाइनल रेंडरिंग करी तो फिर वो भी कंप्लीट लग रहा है। तो इससे हमारी हैबिट बिल्ड होती है, ठीक है। अभी तुम सोचोगे कि अभी तो मैं जैसे चाहे वैसे प्रैक्टिस कर लूं, एग्जाम टाइम पे देखा जाएगा, सोचा जाएगा, तो हैबिट बिल्ड करने की बात होती है ना। जो बच्चे की टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है वो भी अपनी हैबिट बिल्ड करता है कि पहले उसने बेसिक सीखा, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे अपना टाइम रिड्यूस ही करता चला जा रहा है। ऐसा नहीं सोच रहा है कि एग्जाम टाइम पे जाके हम एग्जाम रिड्यूस करेंगे टाइम, है ना, वो शुरुआत से ही रिड्यूस करते चले जाता है। ओके, तो इस चीज का आप ध्यान रखो। अगर आप स्केच बना रहे हो उसको फिनिश करने की हैबिट रखो, कि जो भी चीज आप बना रहे हो उसको फिनिश कर रहे हो, उसको आप रेंडर भी कर रहे हो, ठीक है। तो इससे भी हैबिट बिल्ड होती है कि हम इनकम्प्लीट स्केच नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी होती है जिससे कि आपके स्केच पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अब सारा बेसिक ड्राइंग बन गया है, अब हम फाइनल रेंडरिंग कर रहे हैं। जो लाइट एंड शैडो वाला पार्ट बोला गया है क्वेश्चन में उसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां जहां पे पिक्चर में आप डार्कनेस ऑब्जर्व कर पा रहे हो वहां पे आपको डार्क करना है, जहां जहां पे आप लाइटनेस ऑब्जर्व कर पा रहे हो वहां पे आपको लाइट करना है। यही होता है लाइट एंड शैडो, ठीक है, कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से लाइट को अज्यूम कर रहे हो और उसके ऑपोजिट साइड पे डार्क कर रहे हो, और जिस साइड से लाइट आ रही है उस साइड लाइट रख रहे हो। बट यहाँ पे तो आपको पिक्चर मिली हुई है, पिक्चर में आपको प्रॉपर लाइट एंड शैडो इफेक्ट दिख रहा है, उसको ही ऑब्जर्व करके ऐड कर दो, ठीक है। और बाकी जो थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स है, जैसे कि ब्रिक में डिटेल है, जैसे कि ग्लास विंडो में डिटेल है, उन सबको आपको डालना है, ठीक है। उन सब में आपको लाइट डार्क ये सारी चीजें डालनी है और थोड़ा सा अच्छे से रेंडरिंग कर देना है, ठीक है। हम कितना भी बोले टेक्निक, ऑब्वियसली टेक्निक और सब चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फर्स्ट इंप्रेशन कंबाइन इंप्रेशन है इन सब चीजों का, कि तुम रेंडर कितना अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी टेक्निक कितनी अच्छी है, ठीक है, कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी है, उन सब का कंबाइन इंप्रेशन होता है फर्स्ट इंप्रेशन। अगर लेट्स सपोज कि तुमने बनाया बहुत अच्छा बट रेंडरिंग अच्छी नहीं करी तो भी कोई फायदा नहीं है। अगर तुमने रेंडरिंग बहुत अच्छी करी लेकिन टेक्निक ही सही नहीं है तो और फायदा नहीं है। तो दोनों केसेस में आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छे मार्क्स चाहिए तो ओवरऑल चीजों को देखना पड़ेगा कि बना भी सही हो, प्रेजेंट भी सही हुआ हो, देखने में भी अच्छा लग रहा हो, ऑब्जर्वेशन भी ठीक हो, तब जाके जो बढ़िया मार्क्स है वो मिलेंगे, ठीक है। जितने बच्चों ने एग्जाम में ये चीजें करी थी उन सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए, उन सबके प्रॉपर अच्छे 99 परसेंटाइल आए हैं ड्राइंग पार्ट में। तो वो प्रैक्टिस से ही आता है कि तुम्हें हैबिट बन जाती है और रेंडरिंग भी आपको पहले से पता होती है कि कैसे करनी होती है, ठीक है। तो सिंपल तुम्हारे लिए यही एडवाइस है कि अगर अभी तुम बनाना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके स्लो करके, ठीक है, बना सकते हो। बाकी अगर तुम प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहते हो तो अभी स्टार्ट कर दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट वीडियोस देख सकते हो, हमारे चैनल पे हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, जाके देख सकते हो, ठीक है। और अगर प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहते हो तो फिर तो आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो, ठीक है। डेमो क्लास में आप बिल्कुल आ सकते हो, उसके लिए नीचे नंबर है, वहां पे कॉल व्हाट्सएप करो या फिर वेबसाइट पे जाके आप डेमो क्लास बुक कर सकते हो, ओके। तो अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास। बाकी जो तुम बनाओगे वो तुम जो नीचे नंबर दिख रहा है ना वहाँ पे बना के सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है, बस मैं फाइनल डिटेलिंग अभी यहाँ पे ऐड कर देती हूँ और फिर हमारा जो स्केच है वो बिल्कुल से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप स्केच बनाओ इसी प्रोसेस का फॉलो करो, मतलब जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, टेक्निक से बनाना, बेसिक डालना, फिर रेंडर करना, फिर फाइनल डिटेल्स डालना, फिर फाइनल प्रेजेंटेशन वाला पार्ट डालना, वो चीज है, ठीक है। तो अभी हमने ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ऑलमोस्ट बन गया है ये, ठीक है। इसके बाद अभी जो बाकी के लोगो डिजाइन का क्वेश्चन है उसको हम आगे करेंगे। और ये वाला जो पार्ट है इसमें छोटी सी चीज और रह गई है कि जो हमें इमेज दिख रही है ना उसमें छोटे छोटे ह्यूमंस दिख रहे हैं। ये भी बहुत एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि पिक्चर में आपको छोटे छोटे से ह्यूमंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो उनको अगर आप बनाओगे तो उससे भी तुम्हारी और अच्छी ऑब्जर्वेशन दिखेगी कि तुम कितना अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो चीजों को, ओके। तो जब भी पिक्चर मिले, कोई भी पिक्चर मिले या फिर आप खुद से भी इंटरनेट से भी निकाल के कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो ये चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करने की ट्राई करो, उससे स्केच और भी अच्छा लगेगा और भी अच्छा तुम्हारा स्केच बनेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। बाकी अभी आप देख सकते हो ये जो है हमारा फाइनल स्केच है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वाला स्केच बनाते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो लोगो डिजाइन का है, मैंने तुम्हें बताया था। तो जो लोगो डिजाइन है ना उसमें क्वेश्चन हमको वर्ल्ड पीस पे आया था कि वर्ल्ड पीस पे आपको लोगो डिजाइन करना है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन है कि आपको जो एब्स्ट्रैक्ट लोगो बनाना है, ठीक है, ओके, वर्ल्ड पीस को दिखाते हुए, और दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि आपको ज्योमेट्री बॉक्स के आइटम्स यूज करने, ठीक है। तो ये हम एब्स्ट्रैक्ट समझ सकते हैं जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। जो ज्योमेट्री बॉक्स वाला है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, पर उसमें आप ज्योमेट्रिक शेप यूज कर सकते हो, सेमी सर्कल, सर्कल, ठीक है, जो ज्योमेट्री से इंस्पायर है, स्केल से इंस्पायर, आप रेक्टेंगल यूज कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो इस तरीके की चीजें यूज करके भी तुम बना सकते हो लोगो। अब जो एब्स्ट्रैक्ट वाले की हम बात करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपको कुछ भी चीज डिपिक्ट नहीं करनी है, ठीक है, आपको सिंपल चीजों को बेसिक शेप में ब्रेक डाउन कर देना है और फिर लोगो डिजाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो लोगो, वो एकदम बेसिक सिंपल सा है कि सेंटर में एक सर्कल बनाया गया है और साइड साइड में कुछ शेप्स बनाए गए हैं एंड ऊपर एक सर्कल होल्ड किया गया है। तो सिंपल पीस को दिखाने की कोशिश करी गई है इन शेप्स के थ्रू, ठीक है, इस जो ये शेप्स है उनके थ्रू। तो जो लोगो डिजाइन होता है, अगर लेट्स सपोज कि कुछ भी नहीं भी लिखा आता है क्वेश्चन में, फिर भी हम कुछ चीज डिपिक्ट करते हैं तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और लोगो कभी भी इतना कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि लोगो में भी बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो भाई लोगो का पर्पस ही है सिंपल होना, ठीक है। एक बच्चा था, अभी लास्ट टाइम की मैं बात कर रही हूँ 2026 की, जिसका मैं बता रही हूँ आपको सोल्यूशन। तो उसने जो लोगो है ना, उसमें फेस बनाया था। उसका लोगो इतना कॉम्प्लेक्स था, जब उसने मुझे एग्जाम से जब वो आया, उसने मुझे बताया कि मैम मैंने ये बनाया था, ठीक है, मैंने एक फेस बनाया था। जब लोगो बनाने के लिए आया, उसने फीचर्स नहीं बनाए थे, बट फिर भी उसने फेस बनाया था, बाल बनाए थे, डिटेलिंग करी थी, तो वो तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब ऐसा लोगो आपको नहीं बनाना है, ठीक है। उसमें फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं। उस बच्चे के फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छी परसेंटाइल थी और सेकंड अटेम्प्ट में उसकी परसेंटाइल ड्रॉप हुई सिर्फ इसी वजह से, ड्रॉइंग में उसकी परसेंटाइल ड्रॉप हुई जस्ट बिकॉज ऑफ लोगो, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स लोगो बना के आया था। तो लोगो सिंपल होता है। लोगो में मेन आप कहाँ काम करते हो? रेंडरिंग पे। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं कि रैंडम बना दिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके प्रॉपर जो लोगो डिजाइन से रिलेट कर पाए वो आपको बनाना है, ठीक है। उसका प्रॉपर थ्योरी होता है, तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। दूसरी चीज रेंडरिंग, कि किस तरीके की रेंडरिंग आप कर रहे हो। एकदम प्रिंटेड इफेक्ट देना चाहिए, प्रॉपर फिनिश लगना चाहिए, ठीक है, और ब्राइट होना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी जरूरी होती है कि लोगो देखने में कैसा लग रहा है और किस तरीके से आपने उसमें कलर किए हैं, थीम के हिसाब से आपने उसमें कलर किए हैं कि नहीं किए हैं। तो ये चीजें, अब जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 कलर्स तो यूज करने ही करने हैं मिनिमम, है ना। तो आपको 4 कलर यूज करने हैं, और 4 कलर ऐसे नहीं कि आप बहुत ज्यादा मतलब ऐसे कलर्स यूज कर रहे हो जो कि पीस से रिलेट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऐसे कलर्स इस्तेमाल करने हैं जो कि पीस से रिलेट कर पाए, ठीक है। जैसे हमने ब्लू यूज किया है, पर्पल यूज किया है, ठीक है, ऑरेंज यूज किया है, ग्रीन यूज किया है, जो कलर्स पीस से रिलेट कर पाते हैं। तो आप कौन से कलर यूज कर रहे हो उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आपको कलर थ्योरी पता होनी चाहिए। मतलब जो लोगो डिजाइन का टॉपिक है ना, उसमें 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे शेप्स बनाने हैं, ब्रांड के हिसाब से कैसे बनाना है, अगर इवेंट दिया है तो इवेंट के हिसाब से कैसे बनाना है, अगर कोई हमें थीम दी है तो थीम के हिसाब से कैसे बनाना है। उसके बाद आपको कौन कौन से कलर्स आप किस किस टॉपिक में यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको पूरी कलर थ्योरी पता होनी चाहिए। कलर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी अच्छे से, कलर साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी अच्छे से। तो जब तुम कलर थ्योरी और कलर साइकोलॉजी पढ़ लोगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप ड्रॉ करने पे आओगे कि ड्रॉ करना है, और उसके अलावा कितना अच्छे से आप रेंडर कर सकते हो, मतलब कलरिंग कितनी अच्छी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने किस तरीके की कलरिंग करी है कि पहले हमने ब्रश पेन की लेयर लगाई है और फिर पेंसिल कलर किया है। तो उससे क्या होता है कि एक ब्राइट इफेक्ट आता है और इंस्टेंटली आप डार्कनेस, ब्राइटनेस अचीव कर सकते हो एग्जाम में जल्दी से। यही अगर तुम सिर्फ पेंसिल कलर से करना चाहोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, और इतना टाइम तो नहीं होता है ना। तो इसीलिए ब्रश पेन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम करना चाहो नहीं करना चाहो। अगर तुम सिंपल पेंसिल कलर से करना चाहते हो तो सिंपल पेंसिल कलर से कर लो। ओके, बच्चे बच्चे पे डिपेंड भी करता है कि आपका स्केचेस पेंसिल कलर से अच्छे बनते हैं या फिर ब्रश पेन से। कई सारे बच्चे होते हैं जिनके स्केचेस सिर्फ पेंसिल कलर वाले अच्छे बनते हैं, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके ब्रश पेन के ऊपर लेयर लगा के अच्छे बनते हैं ना। तो डिपेंड करता है, आपको उसके लिए खुद को एनालाइज करना पड़ेगा। और मैं हर सोल्यूशन में यही बात रिपीट कर रही हूँ कि खुद को एनालाइज करो, तुम किस चीज में अच्छा बनाते हो, तुम किस चीज में अच्छा नहीं बनाते हो, ये सारी चीजें। और खुद से नहीं समझ पा रहे हो तो ऑब्वियसली टीचर्स इसीलिए होते हैं कि वो आपको गाइड करें, आपको समझाएं कहाँ पे तुम्हारी गलती हुई है, किस पॉइंट पे आपको ठीक करना चाहिए, ठीक है, किस पॉइंट पे आप और इम्प्रूव कर सकते हो, कौन सा पॉइंट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है जिसपे कि तुम्हें और काम करना चाहिए, जो कि एग्जाम में तुम्हें और काम आएंगे। तो यही सब होता है सेल्फ एनालिसिस, और ड्राइंग पार्ट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक
है, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर अभी तुम स्टार्ट ही कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन, तो पहले बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करो, ठीक है, फिर उसके बाद रेंडरिंग करना, उसके बाद फिर खुद को एनालाइज करना। खुद को एनालाइज करने के लिए पहले चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। कवर नहीं करोगे तो फिर क्या एनालाइज करोगे कि कौन सा पार्ट अच्छा है, कौन सा पार्ट अच्छा नहीं है। अभी तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपने टेक्निक सीखी ही नहीं है, आपने काम ही नहीं किया इतना जो तुम्हें एनालाइज कर पाओ, ठीक है। तो पहले आपको टॉपिक्स कवर करने चाहिए, ओके, ठीक है। तो ये हमारा वर्ल्ड पीस का लोगो आप देख सकते हो, नीचे हमने नेम लिखा है वर्ल्ड पीस और साथ में टैगलाइन, ठीक है। तो टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट होती है, उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, चेरी ऑन टॉप की तरह वो काम करता है। तो ये भी आपको बिल्कुल ऐड करना चाहिए, और ये हमारा जो लोगो है वो भी फाइनल हो गया। आई होप गाइज कि तुमने सारे सोल्यूशन देखे होंगे और समझा भी होगा कि उसे कैसे ड्रॉ करना है। तो गाइज अभी देखो, अभी तुम अगर सिर्फ स्टार्ट ही कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये सारे सोल्यूशन आपके लिए इंस्टेंटली बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पहले आपको अपने बेसिक टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है, स्टार्ट करना है। एक बार तुमने बेसिक टॉपिक कवर कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद फिर तुम आराम से PYQs बना सकते हो, ठीक है। PYQ इंस्टेंटली एकदम शुरुआत में सॉल्व नहीं हो पाता है किसी भी स्टूडेंट से, तो आप डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना, ओके। पहले आपको उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, तब आप PYQ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ओके। बिल्डिंग वाला एक बार को बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि उसे कॉपी करना होता है, तो कहीं सारे बच्चे कॉपी करने में अच्छे होते हैं तो वो कर लेते हैं। लेकिन जो सीन बनाने का पार्ट होता है, जिसमें कि प्रॉपर आपको सारी चीज़ें अलाइन करनी है, सब चीज़ें बनानी है, वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, पोर्ट्रेट, ह्यूमन फिगर, पर्सपेक्टिव। तो अगर तुम्हें कवर करना है तो क्या कर सकते हो, सिंपल है, आप हमारे जो चैनल है ना, उसमें आपको कुछ 1 शॉट वीडियो मिल जाएंगी, वहां से कवर कर सकते हो। और अगर अच्छे से प्रिपेयर करना है हमारे साथ, SSCC के साथ, तो यू नो कि तुम्हें फ्री डेमो क्लास बुक कर लेनी चाहिए, ओके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लो, इतना अच्छा कंटेंट आपको सिर्फ हमारे चैनल पे ही मिलेगा, तो ऑब्वियसली जरूर सब्सक्राइब करो, ओके। बाकी अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।